बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस का ये तीसरा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने स्टार्ट किए थे। उसमें बुनियादी कुछ बातें जो हैं वो आपसे मैंने शेयर की थी, जो इस कोर्स में आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमीडिएटली भी हैं, कुछ आगे उसमें आएंगी। इस लेक्चर में यानी आज के लेक्चर में भी हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में स्पेसिफ़िकली हम फ्लूइड्स जो है यानी लिक्विड और गैसेस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी कॉमन जिनकी हमें इमीडिएटली ज़रूरत है उनकी बात करेंगे। और इसमें भी फ्लूइड जो है वो एट रेस्ट की हम बात करेंगे, यानी जब एक लिक्विड जो है किसी कंटेनर में है वो रेस्ट में, ठीक है। फ़्लो करता हुआ फ्लूइड जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं। मोस्ट प्रॉबेबली वो चैप्टर 5 में आएंगी जब हम कंट्रोल वॉल्यूम की बात करेंगे, जहाँ फ़्लो हो रहा होता है, यानी कोई फ्लूइड इन हो रहा है और फ्लूइड आउट हो रहा है इसी तरीके से, तो वहाँ पे हम उसकी बात कर लेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फ्लूइड से रिलेटेड कौन कौन से हैं, कुछ चंद बुनियादी बातें हैं। डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस तरीके से। प्रेशर में ज़रा ज़्यादा और डिटेल्स में हम चीज़ें देखेंगे प्रेशर के हवाले से। यानी अच्छा, कुछ बातें उससे पहले ज़रा चंद ऐसी चीज़ें कि जो नई हैं आपके लिए डेफिनेटली। मास जो है सब जानते हैं कि मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है इन एसआई सिस्टम, ठीक है। यानी मास की जो यूनिट हम लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ केजी, ठीक है। एसआई यूनिट मास की किलोग्राम होती है। अच्छा, एफपीएस सिस्टम, ये जिसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं या इंग्लिश सिस्टम भी कहलाता है, वो उसमें मास की यूनिट होती है, यानी एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहलाता है। एफपीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास जो है वो स्लग होती है, SLUG। तो इसमें फुट पाउंड में पाउंड जो है वो फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। आप सबको मालूम है ये बात, मैं जस्ट इसको रिमाइंड करा रहा हूँ। जबकि एसआई यूनिट में मास को बुनियादी अहमियत दी जाती है। मास फंडामेंटल यूनिट होती है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वो उसमें से ड्राइव की जाती है। इसके बरक्स एफपीएस सिस्टम में पाउंड या फोर्स की यूनिट को बुनियादी यूनिट माना जाता है और मास की यूनिट उसमें से ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़र्क है। अच्छा, ये तो कॉमन यानी यूनिट्स हैं। इसी तरीके से सब जानते हैं कि मास की यूनिट जो होती है वो ग्राम होती है सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम कहलाता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, तो ऑब्वियसली उसमें मास की यूनिट जो है वो ग्राम्स होती है और फोर्स उसमें फिर डाइन में मेजर की जाती है, DY। यानी मास की एक यूनिट इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में और ख़ासतौर पे इंग्लिश सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है और ये कहलाती है पाउंड मास। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सिंपल सी बात है, नोट्स में लिखी हुई भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पाउंड मास जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, W = mg। मास और वेट का एक रिलेशन है, ठीक है। मास अगर किसी चीज़ का m है तो मल्टीप्लाइड विद ग्रेविटी, जहाँ वो रखा हुआ है वहाँ जितनी g की वैल्यू उससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपको उसका वेट मिल जाएगा। पाउंड मास कहते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के मास को जिसका वेट एग्जैक्टली 1 पाउंड हो, यानी 1 पाउंड वेट है, और किसी ऐसी जगह पर आप उसका ये वेट मेजर कर रहे हैं जहाँ g की वैल्यू 32.174 फुट पर सेकंड स्क्वायर है। g की यही वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ आमतौर पे 32 ले लेते हैं फुट पर सेकंड स्क्वायर एफपीएस सिस्टम में, लेकिन यहाँ 0.174 जो है ये ली गई है। मेरे जहन में इस वक्त नहीं है कि ये एग्जैक्टली कहाँ होती है जी की वैल्यू, या इसको क्यों इतनी वैल्यू पे फिक्स किया गया। ज़ाहिर है जी की वैल्यू जो है वो जिस तरह 9.8 हम कहते हैं, वो हर जगह 9.8 नहीं होती, 9.8 से थोड़ी कम ज़्यादा होती है। वो उसकी एक तरह से एक एवरेज या मीन वैल्यू ली गई है। तो इसी तरीके से ये वैल्यू जो है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है जी की मानी जाती है, लेकिन उसको राउंडेड आमतौर पर 32 ले लेते हैं। तो 1 पाउंड मास क्या होता है या पाउंड मास क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट का मास जिसका वेट 1 पाउंड हो, ऐसी जगह पर जहां g की वैल्यू जो है वो 32.174 फुट पर सेकंड स्क्वायर हो। सो यू कैन सी दैट के 1 पाउंड मास कितना बनेगा, इट इज़ W/g। सो इफ़ आई पुट W = 1 एंड डिवाइडेड बाय g 32.174, देन दिस इज़ एग्जैक्टली 1 पाउंड मास। और ये बेसिकली अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो जब आप पाउंड में ये रख रहे हैं और जी की वैल्यू फुट पर सेकंड स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली ये यूनिट स्लग में निकल कर आएगी, ठीक है। इसलिए कि एफपीएस सिस्टम में मास की यूनिट स्लग होती है। तो 1 पाउंड मास, यानी अब मैं इस वक्त m को 1 पाउंड मास कह रहा हूँ, LBF। पाउंड का सिंबल ये LB है, LB फॉर लिब्रम, ठीक है। पाउंड के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, सॉरी दैट इज़ m, पाउंड मास LBM।
1 पाउंड मास इज़ एग्जैक्टली 1/32.174 स्लग। ठीक है, कितना बनता है अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें तो ये बनती है तकरीबन 0.0310809997 स्लग। ठीक है, इतने स्लग का मास जो है उसे 1 पाउंड मास कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं, डेफिनेशन स्टैंडर्ड यही है जो मैंने बताई कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट 1 पाउंड हो ऐसी जगह पर जहाँ जी की वैल्यू 32.174 फुट पर सेकंड स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है या मास मौजूद है वो 1 पाउंड मास है। ठीक है, तो ये यूनिट होती है। पाउंड मास कितने किलोग्राम के बराबर है? ऑब्वियसली व्हेन आई कन्वर्टेड इनटू स्लग, तो स्लग का स्टैंडर्ड रिलेशन पता है। ठीक है, ये बहुत आसान सी बातें हैं, बस ये मैं क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ। 1 स्लग जो होता है वो एग्जैक्टली किलोग्राम में अगर उसे कन्वर्ट करें तो वो 14.5939 kg के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये स्लग की जगह वैल्यू रखूँ, यानी ये वैल्यू यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कराई जाए तो 1 पाउंड मास कितने किलोग्राम के बराबर होगा ये हमें मिल जाएगा। व्हेन आई पुट दिस वैल्यू 1 स्लग, यानी समझ लें कि ये मल्टीप्लाइड बाय 1 स्लग लिखा है, तो 1 स्लग की जगह अगर मैं ये रखूँ और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ देन आई विल गेट इट 0.45359 kg. That is 1 pound mass related to kilogram. This is 1 pound mass related to slug. ठीक है, तो ये भी एक यूनिट है जिससे आपका वास्ता इस कोर्स में आगे पढ़ता रहेगा। अच्छा, इसी से कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है पाउंड फोर्स का। पाउंड फोर्स यानी 1 पाउंड फोर्स, पाउंड ही होती है मगर पाउंड फोर्स क्यों कहते हैं? 1 पाउंड मास के ऑब्जेक्ट में ऐसी फोर्स जो 1 पाउंड मास के ऑब्जेक्ट में 32.174 फुट पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, उस फोर्स को 1 पाउंड फोर्स कहते हैं। पाउंड फोर्स, ठीक है, पाउंड फोर्स सिंबल है इसका LBF, पाउंड LB एंड F फॉर फोर्स। 1 पाउंड फोर्स वो फोर्स है, क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के बुनियाद बना के एक बात की गई है, क्योंकि फोर्स का काम है एक्सेलरेशन पैदा करना। तो अगर मास में 1 पाउंड मास रख दूं और एक्सेलरेशन 32.174 फुट पर सेकंड स्क्वायर रख दूं, तो ये जो फोर्स इस तरफ आएगी वो 1 पाउंड फोर्स कहलाएगी। यानी 1 पाउंड फोर्स वो फोर्स होती है जो 1 पाउंड मास के ऑब्जेक्ट में 32.174 फुट पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। सो दैट इज़ अ 1 पाउंड फोर्स। ना 1 पाउंड फोर्स का रिलेशन स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं उनके साथ क्या बनता है? अगर वो हम यहीं से देखें, ये यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है 1 पाउंड मास मल्टीप्लाई 32.174, दिस इज़ 1 पाउंड फोर्स। 1 pound force is exactly 1 pound mass into 32.174 फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 पाउंड मास खुद स्लग में कितना था वो भी हमने पीछे देखा था, यहाँ लिखा हुआ था जो मैंने मिटाया। 1 पाउंड मास इज इक्वल टू 1/32.174 स्लग। ठीक है, यहाँ इसकी जगह यूनिट स्लग आ गई और ये 32.174 फुट पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये स्लग इंटू फुट पर सेकंड स्क्वायर तो पाउंड बनता है, तो एग्जैक्टली 1 पाउंड, यानी 1 पाउंड फोर्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये एग्जैक्टली 1 पाउंड ही का दूसरा नाम है एक तरह से। ठीक है, तो बहरहाल लेकिन इसको स्टैंडर्ड यही ट्रीट किया जाता है। अब ये किलोग्राम में कितने किलोग्राम के साथ लिंक होगी, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पाउंड किलोग्राम से कैसे लिंक होता है स्टैंडर्ड। तो पाउंड जो है वो 4.44822 होता है, तो 1 पाउंड हटा के 4.44822 kg। 1 पाउंड फोर्स इज़ रिलेटेड टू किलोग्राम। पाउंड से ये रिलेशन है, यानी एग्जैक्टली वो पाउंड ही का दूसरा नाम है, और उसका रिलेशन किलोग्राम से ऑब्वियसली फिर पाउंड वाला ही रिलेशन है। ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट। इसकी वजह क्या है ये आपको अभी आगे समझ आएगी जब प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ आगे। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक यूनिट्स। कोई दो नई चीज़ें थी, ठीक है, बाकी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। यूनिट्स वगैरह जहाँ होंगी मैंने नोट्स में भी सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी भूल जाएं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ वी कम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फ्लूइड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स
रिलेटेड टू फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी स्टेशनरी फ्लूइड से रिलेटेड चंद बुनियादी बातें। फ्लूइड जब रुका हुआ होता है, वैसे तो खैर इसमें चंद कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, चाहे वो फ्लूइड रुका हुआ है या मूव कर रहा है, दोनों सूरतों में एप्लीकेबल है। जैसे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, सबको मालूम है कि डेंसिटी सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम, आमतौर पर रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना टोटल मास है, कितना वॉल्यूम है टोटल, उससे डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल आई हैव, ये सॉलिड लिक्विड सबके लिए एप्लीकेबल है। मेरे पास एक लिक्विड की ही एग्जांपल, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है, पानी है मान लें, इसका वॉल्यूम V है, इसका कुछ सर्टेन मास है, आप फिज़िकल बैलेंस में रख के निकाल सकते हैं। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। लेकिन एक बात जहन में रखें कि इस कैलकुलेशन में ये बात इम्प्लिसिट है, यानी ज़ाहिरी तौर पे बताई नहीं गई, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि डेंसिटी कांस्टेंट है। टोटल कितना मास है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया आपने डेंसिटी निकाल ली। ये चीज़ गलत हो जाएगी अगर डेंसिटी कांस्टेंट ना हो। मिसाल के तौर पर एक फ़र्ज़ कर लें, इसमें दो फ्लूइड डले हुए, जो डेंसिटी जिस फ्लूइड की ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाएगा और जिसकी कम है वो ऊपर आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग होंगे, मिक्स नहीं हो रहे। सही, फ़र्ज़ कर लें कोई ऐसे दो फ्लूइड हैं जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते, जैसे ऑयल मिसाल के तौर पे। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ तक तो ये पानी है और इसके ऊपर ये ऑयल है, दिस इज़ H2O वाटर एंड दिस इज़ ऑयल। अब ये मिक्स भी नहीं है, अलग अलग हैं। अब आप इस पूरे बर्तन का, कंटेनर का अगर मास लें और आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, इतना सर्टेन वॉल्यूम है, मिला के दोनों का और टोटल मास इसका प्लस इसका, यानी आप अगर इस बीकर को उठा के फिजिकल बैलेंस में रखें तो फिजिकल बैलेंस ये डिफरेंशिएट थोड़ी करेगा कि इसमें पानी है ऑयल है, वो तो एक मास बता देगा कि भाई इस पूरे बीकर का, ज़ाहिर बात है बीकर का मास, ग्लास का जो बीकर बना हुआ था वो माइनस करके ही मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हमने वो बहुत आसान है, हम पहले खाली बीकर का मास निकाल के नोट कर लें और फिर फिल करके वो रख के निकालें, खाली मास में से माइनस कर दें तो अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ उसी का मास आएगा। लेकिन फिजिकल बैलेंस ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा कि अंदर ऑयल है और H2O दो डिफरेंट लिक्विड हैं। वो बताएगा इतना टोटल मास है और इतना टोटल वॉल्यूम है। फ़र्ज़ कर लें कि आपने देखा होगा अक्सर जिस किस्म के फ्लास्क होते हैं केमिस्ट्री लैब्स में अक्सर यूज़, उस पर कैलिब्रेशन हुई भी होती है, स्केल बना हुआ होता है, तो वहाँ से मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, मैं डिवाइड कर दूँ निकल आएगी डेंसिटी। लेकिन ये गलत हो जाएगी, इसलिए कि इतने रीजन की डेंसिटी कुछ और है, इतने रीजन की डेंसिटी कुछ और है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इवन अगर एक ही लिक्विड के अंदर पानी है, ठीक है, इसके अंदर सपोज़ हमने नमक डिज़ोल्व कर दिया, तो आम तौर पे नमक के जो क्रिस्टल्स हैं वो हैवी होने की वजह से नीचे भी बैठेंगे, तो यकीनन पानी की ओवरऑल डेंसिटी, जिसमें नमक भी अब उसका पार्ट बन गया है, वो बॉटम में थोड़ी सी हाई होगी और ऊपर थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो डेंसिटी वेरी कर रही है एक सेंस में, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर ये फार्मूला जो है वो जनरल फार्मूला नहीं है। फिर क्या है, वही तरीका है जैसे मैंने सेकंड लेक्चर में एक बुनियादी आइडिया दिया था, वी डीकम्पोज दिस थिंग इनटू सेल्स, छोटे छोटे सेल्स में ब्रेक कर लें। एक सेल का वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, इट इज़ अ वॉल्यूम डेल्टा वी टेंडिंग टू ज़ीरो। यकीनन जब बहुत छोटा वॉल्यूम है तो इसमें मास भी बहुत थोड़ा सा आएगा, डेल्टा एम। सो डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज ratio of a very small mass contained within a very very small volume, that is limit the volume tends to 0, and this thing is in fact a derivative dm over dv. तो actually density is the derivative of mass with respect to volume. हाँ, यही रिज़ल्ट इसमें से निकल के आ सकता है अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि मास डेंसिटी कांस्टेंट है, देन दिस थिंग इज़ इक्वल टू डेल्टा एम। यानी आप फिर सारे सेल्स का मास अगर ऐड करके और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वही रिजल्ट आएगा इफ़ द डेंसिटी इज़ यूनिफॉर्म। अदरवाइज दिस इज़ द जनरल इक्वेशन। यूनिट सबको समझ में आ गया इसकी, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, सॉरी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है इन SI यूनिट्स। मास इज़ किलोग्राम, वॉल्यूम इज़ इन क्यूबिक मीटर, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सिमिलरली दैट यूनिट विल बी FPS सिस्टम में लेंगे तो मास उसमें स्लग में मेजर हो रहा होता है और ये फुट में होती है तो फुट क्यूब हो जाएगा, स्लग पर क्यूबिक फुट। अच्छा, अब यहाँ आती है ये बात जो अभी थोड़ी देर पहले पाउंड मास और पाउंड फोर्स वगैरह बताई थी। सम टाइम ऐसा होता है कि डेंसिटी जो है वो इस तरह मेजर नहीं की जाती, बल्कि यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम लेने के बजाय वेट पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। उसके अपने कुछ एडवांटेज देते हैं। उसको डेंसिटी तो नहीं कहते, उसको आमतौर पे स्पेसिफिक वेट कह देते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या है? इट इज़ सिंपली द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सिंबल उसके लिए इस किताब में और स्टैंडर्ड किताबों में ये गैमा यूज़ होता है।
सो गामा इज़ द स्पेसिफिक वेट, इट इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल वर्ड्स में mg/v। और ऑब्वियसली सही तरीका यही है कि इट हैज़ टू बी, g तो कांस्टेंट है, इट हैज़ टू बी dm/dv सिंपली मल्टीप्लाइड विद g। सही है, यानी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट का वेट लूँगा तो g तो ज़ाहिर बात है एक फिक्स चीज़ है, g जो है वो छोटा करने से कम नहीं हो सकती, g की वैल्यू फिक्स है, इट इज़ dm/dv। और dm/dv अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इट इज़ सिंपली द डेंसिटी। तो इसका मतलब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, नॉर्मल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। सो इट इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाई g, जिस तरह mg वेट होता है, रॉ मास पर यूनिट वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाई g, तो इट्स द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सही, तो ये स्पेसिफिक वेट कहलाता है। स्पेसिफिक वेट की यूनिट ऑब्वियसली क्या होगी, स्पेसिफिक वेट की यूनिट होगी, आप समझ सकते हैं, इट्स वेट बाय वॉल्यूम, सो इट इज़ न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और हाँ, अब आती है बात कि FPS सिस्टम में या अक्सर कमर्शियल मतलब इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में वेट, अभी आपने देखा था फोर्स की यूनिट पाउंड फोर्स भी होती है, तो ये पाउंड फोर्स ली जाती है डिवाइडेड बाय, अब ज़ाहिर है FPS सिस्टम है तो फुट में होगी, लेकिन सम टाइम फुट भी नहीं लेते, इंच ले लेते हैं, इंच क्यूब। ठीक है, पाउंड फोर्स पर इंच क्यूब। सही, इंच और फुट का रिलेशन सबको पता है, एक फुट जो है वो 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, सो वी ऑफन कंसीडर, इसकी वजह क्या है, वजह अभी आपको समझ आएगी, प्रेशर को अक्सर इससे रिलेटेड एक यूनिट में मेजर किया जाता है, दैट इज़ वाई दिस यूनिट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड। तो ये ख्याल रखें कि दिस इज़ स्पेसिफिक वेट। नाउ वी मूव क्विकली टू अनदर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। अक्सर हम ये कहते हैं यानी किसी चीज़ का वॉल्यूम कितना है, बाज़ दफ़ा ये किया जाता है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास ले लेते हैं। मसलन इस कंटेनर में 5-6 किलोग्राम जो है वो पानी है, 1 किलोग्राम पानी का वॉल्यूम कितना है। अब ये वैसा ही है जैसे हम सम टाइम ये कहते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर पानी का मास कितना है, जो डेंसिटी है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हो तो उसका कितना मास है, दैट इज़ सिंपली डेंसिटी। इसको इन्वर्ट कर लिया एक तरह से, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये अगले चैप्टर्स में भी आपका वास्ता इस कॉन्सेप्ट से पड़ेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है, इसके लिए स्मॉल वी यूज़ होता है। ठीक है, लोअर केस स्मॉल वी। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द वेट पर यूनिट, इट इज़ द वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। ज़रा सा गौर करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। सही है, तो ये V/m है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी है। सो इट इज़ सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। एंड यूनिट इज़ ऑब्वियसली द रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि बजाय किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इट इज़ क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम, और इट इज़ स्लग, फुट क्यूब पर स्लग, और यू कैन से पाउंड मास पर फुट, सॉरी फुट तो होता ही है, फुट में भी यानी पाउंड मास में भी देखा जा सकता है, इस यूनिट में भी सम टाइम ले लेते हैं, फुट क्यूब पर पाउंड मास, मास की जो यूनिट नीचे है और ऊपर वॉल्यूम की यूनिट आगे। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये रेसिप्रोकल है डेंसिटी का, मास डेंसिटी का यानी। नाउ वी मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अक्सर ऐसा होता है कि किसी चीज़ की बराह रास्त डेंसिटी नहीं देते, बल्कि किसी एक सब्सटेंस को स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं उसकी डेंसिटी को। सिंपल वर्ड्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ सिंपली इट इज़ द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस सब्सटेंस। जनरल डेफिनेशन ये है, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मेरे पास कोई रेफरेंस सब्सटेंस है और मैं कहता हूँ उसकी डेंसिटी रॉ REF है, REF फॉर रेफरेंस, और कोई सब्सटेंस X है जिसकी डेंसिटी रॉ X है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस सब्सटेंस X की क्या होगी, उसकी डेंसिटी को उस रेफरेंस चीज़ की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। ये रेफरेंस फ्लूइड्स के केस में आमतौर पे पानी को ही लिया जाता है, और पानी की डेंसिटी भी चूँकि पानी ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है टेम्परेचर के साथ, यानी हीट देने से, तो पानी की डेंसिटी की भी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है मैं बताना ये
थोड़ा सा भूल गया, पानी की डेंसिटी H2O स्टैंडर्ड होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ अबाउट 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके लिए यकीनन प्रेशर बताना भी ज़रूरी है। प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड होता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड जो साहिली इलाकों पर, जिस तरह मान कराची है, इस किस्म के कोस्टल इलाकों पे इतना ही होता है। मैं प्रेशर की यूनिट्स पे अभी बात करूँगा। फ़िलहाल ये इट इज़ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, the density of water is 1000 kilogram per cubic meter at 4 degree centigrade with definitely behind pressure जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होगा, जो कि साहिली इलाकों पे आमतौर पे पाया जाता है। सो दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पानी की डेंसिटी को अक्सर रेफरेंस बना लेते हैं ख़ासतौर पे फ्लूइड्स के लिए। तो किसी भी फ्लूइड की जो भी एक्स फ्लूइड आपको दिया गया है उसकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी को डिवाइड करेंगे, डालते हैं। इससे क्लियर पता चल रहा है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इट्स जस्ट अ रेशो। सही। इसका एक फ़ायदा है, और फ़ायदा ये है कि अगर मुझे एक डेंसिटी मैं याद कर लूँ और स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ दे दी जाएँ, सही है, सिंपली, तो मैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकता हूँ। उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी को पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, ये सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। सो दिस इज़ अ यूज़फुल रिलेशन, आपका वास्ता इससे पड़ेगा। और यकीनन यही रिलेशन, इसी किस्म का रिलेशन एप्लीकेबल है फॉर स्पेसिफिक वेट, कि किसी भी सब्सटेंस का गैमा जो है स्पेसिफिक वेट वो अगर मुझे चाहिए तो मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी उस चीज़ की लूँ और पानी के स्पेसिफिक वेट से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ। सही है ना, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि रिलेशन वही है, ज़्यादा जी से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो वही रहेगा रिलेशन। सो दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूनिट इसकी कोई नहीं होती, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। सिमिलरली वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर सब जानते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन एक गलतफहमी अक्सर होती है स्टूडेंट्स को कि प्रेशर जो है इज़ फोर्स अपॉन एरिया, तो ये वेक्टर होगा, ठीक है। ये वेक्टर नहीं है, स्केलर लिया जाता है। इसलिए इसकी सही डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी हम ये फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी अहम वजह है, और वजह ये है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर, अगर फ़र्ज़ कर लें ये एक कंटेनर है और इसमें पानी मौजूद है सपोज़, तो अगर मैं इसका कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, एक पॉइंट सर्टेन, और मालूम करूँ इस जगह कितना प्रेशर है, सही है, बैरोमीटर, कोई प्रेशर मेजरिंग सेंसर मैं यहाँ पे रख दूँ तो वो मुझे प्रेशर बता देगा। ये प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होगा, यानी प्रेशर जो है वो आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। आप इस डायरेक्शन में प्रेशर मेजर करें, इस डायरेक्शन में मेजर करें, इस डायरेक्शन में, इसमें किसी भी एंगल से ले लें, इन एवरी डायरेक्शन प्रेशर विल बी सेम। सो बिकॉज ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट जब डेवलप किया गया तो उसके पीछे सोच यही थी, क्योंकि फ्लूइड्स के लिए आमतौर पे प्रेशर की हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। सॉलिड का भी प्रेशर हो सकता है। मैं अगर ज़मीन पे पाँव रख रहा हूँ तो जहाँ पाँव मेरा रखा हुआ है, अगर मैं फोर्स कितनी लग रही है अपने वेट को अपने पाँव के एरिया से डिवाइड कर दूँ तो ये प्रेशर आ जाएगा। इसकी अहमियत भी होती है, लेकिन आमतौर पे फ्लूइड्स के केस में प्रेशर ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसलिए प्रेशर जो है, चूँकि फ्लूइड्स के अंदर वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, हर डायरेक्शन में आपको सेम मिलेगा। फ्लूइड के अंदर दाएं बाएं ऊपर नीचे आप उसको घुमा के देख लें, यू विल गेट एट द सेम पॉइंट। अगर हाँ, वैसे तो एक लेवल पर भी प्रेशर नहीं बदलेगा इस लेवल पे, हाँ अप एंड डाउन अगर मूव करेंगे तो प्रेशर में वेरिएशन आएगी, लेकिन किसी एक पॉइंट पर अगर आप प्रेशर डायरेक्शन वाइज लें तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। आप फोर्स किसी भी डायरेक्शन में ले लें, एरिया से डिवाइड करें, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर इज़ डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, दैट इज़ वाई प्रेशर इज़ टेकन टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एट अ पॉइंट। यूनिट इसकी क्लियर है, इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट, और उसे फिर पास्कल कह देते हैं, ये बात सबको मालूम है। किलो पास्कल में भी अक्सर प्रेशर जो है मेजर किया जाता है, ज़ाहिर है इट मीन्स 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ 1 किलो पास्कल। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे प्रेशर की और यूनिट्स की तरफ भी, यानी क्विकली पहले यूनिट्स के ऊपर बात कर लें, फिर एक दो बातें और। प्रेशर ऐसा यूनिट में तो ये हो गया। अब FPS सिस्टम में, यानी इन SI यूनिट्स, तो ये बना FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में ऑब्वियसली आपको सिंपली ये देखना है, फोर्स की यूनिट आप क्या लेते हैं, पाउंड लेते हैं, और एरिया फुट स्क्वायर, यानी पाउंड पर फुट स्क्वायर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। लेकिन इसकी जो आम तौर पे इंजीनियरिंग में यूनिट यूज़ होती है वो ये नहीं होती, बल्कि वो होती है
पाउंड फोर्स, थोड़ी देर पहले बताई थी पाउंड फोर्स क्या होती है, पर इंच स्क्वायर, या आमतौर पे इसे PSI कह देते हैं, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। सो दैट इज स्क्वायर एंड दैट इज दैट इंच, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, दैट इज यूजुअली डिफाइंड। क्या रिलेशन होता है इसका बाकी यूनिट्स के साथ, तो क्विकली मैं बताता जाता हूँ। 1 PSI is exactly equal to 1 PSI is 6.89476 किलो पास्कल, ठीक है, ये इसके बराबर है। और ये कन्वर्जन कैसे किया, जैसे मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं, बिकॉज 1 PSI एग्जैक्टली मीन्स 1 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। So pound force is needed to be converted into Newton. पाउंड फोर्स न्यूटन में जाएगी, कितना होता है मैंने बताया था आपको, 1 पाउंड फोर्स जो है वो 4.44822 न्यूटन के बराबर होती है, और इंच जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। 1 इंच इज़ 0.0254 मीटर, सो यू हैव इंच स्क्वायर, so that is the square of that thing, 0.0254 square. when you solve it you get, ये न्यूटन में आएगी, इसका मतलब 1 2 3 की आएगी 6894.76 पास्कल। ज़ाहिर बात है डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 6.89476 किलो पास्कल। सो 1 PSI इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ पास्कल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन था, मैंने आपको बता दिया। ये इसकी यूनिट आमतौर पे PSI यूनिट में, आमतौर पे गैस के सिलेंडर्स वगैरह इस तरह के जो होते हैं वो PSI में ही उनकी यूनिट प्रेशर की वैल्यूज़ बताई जा रही होती हैं यूजुअली। सो दैट इज़ वन पॉसिबल यूनिट। इसी तरीके से इसकी यूनिट जो है वो मिलीमीटर ऑफ HG में भी लेते हैं। इसकी वजाहत नेक्स्ट लेक्चर में मैं कर दूंगा, क्योंकि इसका ताल्लुक बैरोमीटर से है, मरकरी उसमें यूज़ होती है और कैसे वो काम करता है। लेकिन फ़िलहाल मैं बता देता हूँ, मिलीमीटर ऑफ HG में भी आपने लिखी हुई देखी होगी, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, एटमॉस्फेयर जो हमारा है, जैसे कोस्टल इलाका कराची है, यहाँ का जो प्रेशर है वो ये मैक्सिमम प्रेशर होता है, क्योंकि हाइट पर प्रेशर कम होता जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 मिलीमीटर HG ले लिया जाता है, यानी 760 मिलीमीटर हाइट का मरकरी का एक कॉलम जो है उसके बेस पे जो प्रेशर मरकरी लगा रही होगी उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर का होगा। ये लिहाजा ये प्रेशर की यूनिट नहीं है, ये एक लेंथ है खाली, लेकिन इसको इक्वेट कर दिया गया है, ठीक है। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कहना कि जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में जो है वो 500 रुपये हैं, तो मैं ये कहने के बजाय मैं कह दूं मेरी जेब में इतने रुपए हैं जिससे फ़लाँ चीज़ ख़रीदी जा सकती है। अगर आपको वो कीमत पता है तो आप उसको कन्वर्ट करके पैसों का अंदाज़ा लगा लेंगे। इन द सेम वे 760 मिलीमीटर ऑफ HG का मतलब है कि इस वक्त प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का वो उतना है जितना एक 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम का प्रेशर उसके बेस पे लग रहा होगा। यानी 760 मिलीमीटर का अगर मरकरी का एक कॉलम है, कॉलम मीन्स ट्यूब में भरी हुई है मरकरी, और इतनी हाइट है उसकी, तो उसके बेस पे जो प्रेशर होगा उतना प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर का है। वैल्यू नहीं बताई, इट कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, वो मैं फिर आगे बताऊंगा। ये कन्वर्ट करके फॉर एग्जांपल किलो पास्कल में कितना आएगा। वैसे इसकी वैल्यू जब कन्वर्ट होती है तो वो किलो पास्कल में 10 दैट विल बी 101325 पास्कल होती है। इनफैक्ट दैट इज़ पास्कल। और 1 2 3 अगर यहाँ कर लेंगे तो ये 101.325 किलो पास्कल बनेगी, सही। सो दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक यूनिट ये भी होती है मिलीमीटर ऑफ HG या मिलीमीटर HG भी इसको कह देते हैं। इस तरह टॉर यूनिट भी होती है, TORR। टॉर एग्जैक्टली ये फिक्स किया गया, इसे मैं किस सेंस में भी बताता हूँ। 760 मिलीमीटर ऑफ HG जो है ये प्रेशर एटमॉस्फेयर का है। अब एक टॉर जो है वो एग्जैक्टली 1/760 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लिया जाता है, यानी एग्जैक्टली इसको 1 टॉर भी कह देते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली 1 टॉर।
यानी 1 टॉर इज़ सिंपली 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसकी वजह क्या है, ये पूरी चीज़ को 1 टॉर कह दिया। इसका पास्कल से क्या रिलेशन है, इट्स ईजी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया आपने और उसको 760 से डिवाइड कर दिया, यानी साहिली इलाके पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका जो 1/760 बनता है, दैट इज़ 1 टॉर। तो अगर साहिली इलाके पे है ही 760, तो 760/760 1, सो एग्जैक्टली 1 टॉर। लेकिन अगर आप शुमाली इलाके में कहीं जाएंगे तो वो 1 टॉर से कम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में ये जो वैल्यू है वो 760 से छोटी होगी। इस वक्त पास्कल में अगर इसे लिया जाए तो वो बनेगा 101,325 डिवाइडेड बाय 760, सो दैट इज़ इक्वल टू, ये रेशो जब आप कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज़ इक्वल टू 133.32 पास्कल, 1 टॉर। सो टॉर इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स टुडेज़ लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं प्रेशर की फर्दर कुछ, और ये तो मैंने यूनिट्स वगैरह बता दी, बेसिक आइडिया दे दिया। प्रेशर जो है वो 2 शक्लों में मेजर किया जाता है, एक एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है और एक गेज प्रेशर कहलाता है। इसी तरह एक डिफरेंशियल प्रेशर भी होता है, रिलेटेड ही है उसी के साथ। तो ये 2 चीज़ें क्या होती हैं, ये हम देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। और हम ये देख लेंगे कि एक फ्लूइड का प्रेशर जो है वो फ्लूइड के अंदर प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, या हाइट के साथ एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसे वेरी करता है। ठीक है, सो वी एंड द लेक्चर हियर। अस्सलाम वालेकुम।